नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 3 तक पढ़ा। भाग 3 में आपने अलैंगिक जनन की समस्त विधियों के बारे में पढ़ा था। अलैंगिक जनन की 6 विधियां जो जीवों में, सूक्ष्म जीवों में किस किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा था। अब आते हैं हम भाग 4 में पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, यानी अकेला एक पौधा भी अपने समान नए पौधे को विकसित कर सकता है। तो वहाँ पर हम पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिनके बारे में आपको बताया गया था। तो अब हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन भाग 4 के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे जो भाग 3 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर सबसे पहले देख लें। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि हाइड्रा में किन किन प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो मुख्य रूप से हाइड्रा में मुख्य रूप से अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा होता है, लेकिन हाइड्रा में पुनरुद्भवन की भी प्रक्रिया होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है और पुनरुद्भवन के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था आपसे कि चल बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है, यानी जूस स्पोर्स का फॉर्मेशन किसमें होता है। तो बताइए, चल बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आचल बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है, यानी एप्लाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन किसमें होता है। तो आचल बीजाणुओं का निर्माण म्यूकर व राइजोपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एंडोस्पोर का निर्माण किसमें होता है। तो एंडोस्पोर का निर्माण जीवाणु नील हरित सवाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। तो कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है, एस्परजिलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि कलिका का निर्माण किसमें होता है, यानी जिम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है। तो कलिका का निर्माण फ्यूनेरिया के पौधों में और जंतुओं में अगर देखें तो स्पंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि खंडी भवन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो खंडी भवन की प्रक्रिया होती है स्पाइरोगाइरा में, यूलोथ्रिक्स में होता है और मार्केंसिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि लास्ट क्वेश्चन था पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें किसमें होती है। तो पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है प्लेनेरिया में, साथ ही साथ पुनरुद्भवन हाइड्रा में भी देखा जा सकता है और अमीबा में भी देखा जा सकता है। इतने क्वेश्चन किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 4 के टॉपिक पर, जो कि होगा पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। पहले हेडिंग डालेंगे पौधों में अलैंगिक जनन, लेकिन पौधों में अलैंगिक जनन को अलैंगिक जनन नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर आप सबसे पहले याद रखेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, बार बार याद करिए। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन को कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन दोनों समान है। कायिक प्रवर्धन कहिए चाहे कायिक जनन कहिए, बात एक ही है। इसे इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक, याद हो गया होगा कि पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये कायिक जनन क्या होता है। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि कायिक जनन का मतलब पौधों में अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है। तो अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है। यानी अकेला एक पौधा अगर अपने समान नए पौधे को विकसित करता है तो वो क्या कहलाता है, पौधे में अलैंगिक जनन कहलाएगा। और इसी को पौधे में क्या कहेंगे, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। होता क्या, सिंपल से हम समझेंगे कि अगर किसी पौधे के किसी भी भाग द्वारा, चाहे उसका जड़ हो, चाहे उसका तना हो, चाहे उसका पत्ती हो, अगर इनमें से किसी के भी द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। जैसे आलू का पौधा है, तो आलू का पौधा जो हम आलू खाते हैं उसे कंद कहते हैं। तो आलू के पौधे में जो कंद होता है वो भूमि के नीचे पैदा होता है। उसी कंद को हम मार्केट से लाते हैं और सब्जी बना के खा लेते हैं, वो कंद कहलाता है आलू के पौधे का। तो आलू के पौधे का जो कंद है उसमें ये क्षमता होती है कि वो नए पौधे को बना सके। अगर आप कुछ दिन के लिए आलू कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए घर में, तो आप देखेंगे तो 1-8 महीने के बाद उसमें से अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। पहले सफ़ेद शरीर संरचना निकलती है, सफ़ेद संरचना से फिर धीरे धीरे विकसित होता है उसका तना और फिर उसका जड़। यही तरीका आप प्याज में भी देख सकते हैं कि प्याज को भी अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें से भी नया पौधा निकलता है। तो आखिर अकेले एक आलू से नया पौधा विकसित हो रहा, अकेले एक प्याज से एक पौधा विकसित हो रहा, यानी इसमें किसी नर और मादा पौधे की जरूरत नहीं हो रही है। पौधों में भी भाग होता है, नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग होता है, या हो सकता है एक ही पौधे में नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं।
तो जब नर और मादा दोनों भाग की अगर ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ पर लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन अगर अकेले पौधे के किसी भी भाग द्वारा, चाहे उसका तना हो, चाहे उसका जड़ हो, चाहे उसकी पत्ती हो, अगर इनके द्वारा पौधे का निर्माण होता है तो उसमें हम कायिक जनन कहते हैं। अब अगर वो स्वतः होता है, जैसे आलू में स्वतः नए पौधे का निर्माण होता है, तब वो अकायिक जनन कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। यानी स्वतः जब पौधे में कायिक जनन की प्रक्रिया हो तो उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्याज में प्राकृतिक रूप से नया पौधा निकल सकता है तो उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ कर अगर एक पौधे से नया पौधा बनाते हैं तब उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा होता है, आप लोग आस पड़ोस से तोड़ के ले आते हो, अपने घर पे उगा लेते हो, तो आपने क्या किया, एक ही पौधे के किसी भाग को काट के लाए और अपने घर में लगा दिए और उससे नया पौधा विकसित हो गया। तो ये भी तो अलैंगिक जनन ही हुआ ना, किसी एक ही पौधे से तो आपने एक नया पौधा विकसित किया। तो यही प्रक्रिया कहलाती है कायिक जनन, जब एक पौधे से नया पौधा विकसित होता है। समझ में आया? और कायिक जनन में उसका कायिक भाग, यानी उसकी कायिक मतलब शारीरिक का भाग उसका उपयोग होता है। जैसे उसका जड़ कायिक भाग है, जैसे उसका तना कायिक भाग है, जैसे उसका पत्ती कायिक भाग है। तो इन सभी से अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो इसी को हम कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। मात्र पौधा यानी जिस पौधे से नया पौधा विकसित होना है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था मात्र किसे कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं। तो मात्र मतलब जिससे किसी का निर्माण हो। तो मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी आप अगर किसी पड़ोसी के घर से अगर गुलाब का पौधे का टहनी तोड़ के लाए हैं तो वो मात्र पौधा कहलाएगा, और उस टहनी से आप जो नया पौधा विकसित कर रहे हो वो नया पौधा कहलाएगा। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि जब मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आपने समझा कि कायिक जनन किसे कहते हैं। आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि कायिक जनन मतलब मात्र पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का बनना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है। अब कायिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है। मैंने बताया कि स्वतः अगर होगा तो उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। स्वतः अगर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा अगर मनुष्य के द्वारा अगर कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन, यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद करिए तुरंत, कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। कायिक जनन दो प्रकार से है। अगर स्वतः होता है तो प्राकृतिक, अगर मनुष्य के द्वारा कराया जाता है तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन या कृत्रिम कायिक जनन चाहे जो भी हो, ये किससे होगा, कहीं ना कहीं पौधे के किसी भाग से होगा, यानी जड़ द्वारा होगा, हो सकता है जड़ द्वारा हो सकता है तने द्वारा हो सकता है पत्ती के द्वारा और हो सकता है उसकी प्रकलिका के द्वारा हो, यानी जो कलिका निकलती है, प्रकलिका निकलती हैं शाखाओं से, उनके द्वारा हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपका कार्य है वो यहाँ पर ये कि एग्जाम्पल्स याद करना कि जड़ द्वारा किन पौधों में जड़ द्वारा नए पौधे का विकास होता है। आपको याद करना है कि किन पौधों में तने द्वारा नए पौधे का विकास होता है, किन पौधों में पत्ती द्वारा नए पौधे का विकास होता है, किन पौधों में प्रकलिका द्वारा नए पौधे का विकास होता है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लेंगे, फिर आगे हम एक एक को फिगर बना के समझा देंगे। तो जड़ द्वारा किन पौधों में जड़ द्वारा नए पौधे का विकास होता है, तो इसके एग्जाम्पल हैं शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सतावर और तीसरा एग्जाम्पल डहेलिया। याद करिए कि जड़ द्वारा कायिक जनन किस में होता है, तो जड़ द्वारा कायिक जनन शकरकंद के पौधे में होता है, सतावर में होता है, डहेलिया में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
कि तने में द्वारा किस किस पौधों में होता है। तो तने में भी कुछ उदाहरण दिया जाता है आपको। कुछ होते हैं जो भूमिगत तने होते हैं। भूमिगत तना होता है जो भूमि के अंदर तने होते हैं, उनसे अंडरग्राउंड स्टेम। अगर भूमिगत तना है, अगर उससे नए पौधे का विकास होता है तो उसे हम भूमिगत तना कहेंगे। और तने में कुछ ऐसे होते हैं जो अर्धवायवीय होते हैं। अर्धवायवीय मतलब कि उनका कुछ भाग हवा में होता है यानी वायु में होता है, कुछ सतह पे। इन्हें हम कहते हैं सब एरियल स्टेम। ठीक है, याद करिए, तने द्वारा भूमिगत तना अलग है और अर्धवायवीय तना अलग है। भूमिगत तना जो भूमि के अंदर पाए जाएंगे। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से भूमिगत तने का एग्जाम्पल है? कंद यानी ट्यूबर, कंद को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबर आता है। फिर प्रकंद को इंग्लिश में कहते हैं राइजोम। और घनकंद इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्म। और सल्क कंद जिसे इंग्लिश में कहते हैं बल्ब। आइए उदाहरण देखते हैं कि ऐसे कौन से भूमिगत तने हैं जिनमें कंद द्वारा नए पौधे का विकास होता है। तो कंद का उदाहरण है आलू। ठीक है, आलू का जो पौधा होता है, आलू का जो पौधा है, आलू का ये पौधा है, मान लो ये सतह है, आलू का ये पौधा है। ठीक है, आलू का ये पौधा है। तो आलू के पौधे में अंडरग्राउंड एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसे हम खा लेते हैं मार्केट से लाकर या पौधे से निकालकर। तो ये आलू का पौधा है। आलू के पौधे का जो अंडरग्राउंड भाग है उसे हम कहते हैं कंद। और इस कंद द्वारा भी नए पौधे का विकास स्वतः हो सकता है। तो कंद का उदाहरण क्या है? आलू। इसी तरीके से अदरक जो हम खाते हैं वो भी जमीन के नीचे होता है, उसको कहते हैं प्रकंद। तो प्रकंद का उदाहरण क्या है? याद करिए, अदरक और हल्दी। घनकंद का उदाहरण क्या है? अरवी, जिमीकंद, बंडा और केसर, ये सब घनकंद के उदाहरण हैं। सल्ककंद के उदाहरण प्याज, लहसुन और रजनीगंधा, ये सभी एग्जाम्पल हैं भूमिगत तनों के। आलू भी भूमिगत तना है, अदरक भी भूमिगत तना है, हल्दी भी भूमिगत तना है। आप सोच रहे होंगे कि आलू तना कैसे है, आलू तो जड़ होता है। लेकिन नहीं, हम लोग जो बचपन से पढ़ के आते हैं कि भूमि के अंदर है तो वो जड़ है, भूमि के ऊपर है तो तना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको डिटेल पढ़ना है कि कुछ ऐसे भी भूमिगत भाग होते हैं जो तने का रूपांतरित भाग होता है, यानी तना होता है। आलू एक तना होता है, जड़ नहीं होता है। आलू एक तना है। क्यों इसे रूपांतरित भाग कहते हैं? ये सब रूपांतरित भाग हैं। तने का कार्य होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, लेकिन यहाँ पर ये जो आलू का कंद है ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करता, बल्कि यहाँ पर इसका कार्य परिवर्तित हो जाता है। ये कार्य करता है भोजन संचय का। जो भोजन बनाती हैं कोशिकाएं, उनको संचित करके फूल जाता है, क्योंकि इसमें भोजन लगातार इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा होगा तो शरीर फूलेगा। तो भोजन का संचय करके फूल जाती हैं और इन्हें हम रूपांतरित तना कहते हैं। पता चला कि रूपांतरित तना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तने का कार्य नहीं करती। तना होती तो हैं, लेकिन जो तने का मुख्य कार्य है वो ना करके भोजन संचय का कार्य करने लगती हैं, इसीलिए हम इसे रूपांतरित तना कहते हैं। वहीं अगर आप शकरकंद को देखेंगे, गंजी, जिसे उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से गंजी कहते हैं, जिसे गणेश चतुर्थी के दिन पूजा जाता है, तो शकरकंद जड़ होता है। वो आलू की तरीके दिखता तो भले, लेकिन शकरकंद एक जड़ है। आपने देखा होगा शकरकंद को काट के उसमें रेशे पाए जाते हैं। तो शकरकंद एक जड़ है, आलू एक तना है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि आलू क्या है, शकरकंद क्या है। तो आलू एक तना है और शकरकंद एक जड़ है। अब उसी तरीके से प्रकंद होता है, जिसका उदाहरण अदरक है, हल्दी है। घनकंद होता है। इनकी संरचना अलग होती है, इसी नाते इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अदरक हल्दी की संरचना आप देखेंगे तो ये लगभग एक समान सी होती हैं, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है कि कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक हल्दी, घनकंद का एग्जाम्पल अरवी, जिमीकंद, बंडा, केसर। ये सब क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और ज़्यादातर ये एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, तो आपको तुरंत याद करना है
कंद आलू, प्रकंद अदरक हल्दी, घन कंद अरवी जिमीकंद बंडा केसर। उसके बाद सल्क कंद का उदाहरण प्याज लहसुन और रजनीगंधा। याद हुआ? याद करिए। जड़ द्वारा कायिक जनन किन में होता है? शकरकंद, शतावर और डहेलिया में। उसके बाद भूमिगत तने में आपने देखा कंद द्वारा आलू में, प्रकंद अदरक हल्दी, घन कंद अरवी जिमीकंद बंडा केसर, सल्क कंद प्याज लहसुन और रजनीगंधा। अब आते हैं अर्धवायवीय तने का उदाहरण देखते हैं। अर्धवायवीय तने में भी 4 प्रकार के आप वहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण। अर्धवायवीय तने में भी 4 प्रकार आप देख सकते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमि के साथ साथ वृद्धि करके आगे जाकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, तब वहाँ हम उसको दूसरे नाम से पुकारेंगे। कुछ तने ऐसे होते हैं जो इनका आधा भाग भूमि में होता है, आधा नहीं पूरा भाग भूमि के अंदर होता है, तब उनसे हम दूसरा नाम कहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका आधा भाग भूमि में आधा भाग वायु में होता है, तब उसे हम दूसरा नाम कहेंगे। कुछ जलीय पौधे होते हैं जिनका जो तना होता है वो जल की सतह पर वृद्धि करता है, तब हम उसे दूसरा नाम देते हैं। तो वही नाम आपको जानना है कि अर्धवायवीय तने में कुछ होते हैं जो भूमि की सतह के ऊपर क्षैतिज गति करते हैं, भूमि की सतह के ऊपर क्षैतिज गति करते हैं, तब हम उसे वहाँ पर ऊपरी भूस्तरीय यानी रनर कहते हैं। तो रनर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रनर के एग्जाम्पल हैं दूब घास, यानी इसे हम कहते हैं साइनोडॉन, दूब घास। दूसरा एग्जाम्पल खट्टी बूटी, इसे कहते हैं ऑक्सैलिस। तीसरा एग्जाम्पल सेंटेला। याद हुआ एग्जाम्पल? आपसे ऐसे पूछा जाएगा रनर का उदाहरण बताइए, रनर का उदाहरण बताइए, या ऊपरी भूस्तरीय का उदाहरण बताइए। तो ऊपरी भूस्तरीय का उदाहरण दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला। दूसरा आता है अंतः भूस्तरीय, जो जमीन के पूरी तरीके से भीतर हो, इसे हम शकर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पुदीना, गुलदाउदी और मिंट। उसके बाद तीसरा आता है भूस्तरीय, यानी इसे कहते हैं स्टोलोन। ज़्यादातर आप कोशिश करिए इंग्लिश याद करने की, ये सब हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। स्टोलोन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ये पूरी तरीके से वायु में निकलता है। और नेक्स्ट आता है भूस्तारिका, भूस्तारिका यानी ऑफसेट। ऑफसेट ये जलीय पौधों में पाया जाता है, जैसे जलकुंभी में, जलकुंभी, या इसे हम समुद्र सोख कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को सोख लेता है। वाटर हायसिंथ, या इसे, या दूसरा एग्जाम्पल वाह पिस्टिया में, पिस्टिया में भी ऑफसेट पाया जाता है। क्लियर है? बस इतना एग्जाम्पल याद करिए कि जड़ द्वारा कायिक जनन होता है शकरकंद, शतावर, डहेलिया में, कंद द्वारा आलू में, प्रकंद द्वारा अदरक हल्दी में, घन कंद द्वारा अरवी जिमीकंद बंडा केसर में, सल्क कंद द्वारा प्याज लहसुन और रजनीगंधा में। सारे एग्जाम्पल लाइन से याद करते चलेंगे। अर्धवायवीय तने में ऊपरी भूस्तरीय का एग्जाम्पल दूब घास, खट्टी बूटी और सेंटेला। अंतः भूस्तरीय यानी शकर का एग्जाम्पल पुदीना, गुलदाउदी और मिंट। भूस्तरीय का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। भूस्तारिका का एग्जाम्पल जलकुंभी या समुद्र शोक या वापिस्टिया। पत्ती द्वारा देखेंगे, पत्ती द्वारा किस में होता है? तो पत्ती द्वारा होता है अजूबा। अजूबा का पौधा देखे होंगे, पत्ती के ऊपर पत्ती निकलती है और उसी पत्ती के ऊपर जो पत्तियां निकलती हैं वही नए पौधे का विकास करती हैं। तो ये है अजूबा का एग्जाम्पल। ब्रायोफिल्म, जिसे हम पत्थर चट्ट भी कहते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है बिगोनिया। बिगोनिया पत्तियों द्वारा किन में नए पौधे का विकास होता है? अजूबा में होता है, बिगोनिया में होता है। प्रकलिका का उदाहरण, यानी शाखाओं पर छोटी कलिका के रूप में एक संरचना निकलती है जिसे हम प्रकलिका कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है अगेव। अगेव के पौधे में ये निकलता है और उससे नए पौधे का विकास होता है। बस इतने एग्जाम्पल्स पहले आप याद करेंगे। यही है पूरा प्राकृतिक कायिक जनन। आपको प्राकृतिक कायिक जनन में सब इतना ही पढ़ना है।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, जिसमें मानव द्वारा कराया जाता है। कलम लगाना, दाब लगाना, गूटिंग करना, ये सभी कृत्रिम कायिक जनन में आता है। तो आपने प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़ा, इतनी विधियाँ होती हैं प्राकृतिक कायिक जनन के, सबके एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप नोट करेंगे, इतना हेडिंग डालेंगे, पौधों में अलैंगिक जनन, और लिखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन अर्थात कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर अगले लाइन से लिखेंगे कायिक जनन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कायिक जनन मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि जो नए पौधे का विकास हो रहा है वो एक ही पौधे से हो रहा है, यानी नए पौधे में भी उसी मात्र पौधे का डीएनए जाएगा, यानी ये भी आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से एकदम समान होते हैं। तो लिखेंगे कि ये आकारिकी या नए पौधे आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से अपने मात्र पौधे के एकदम समान होते हैं। लिखेंगे कि इनके सभी गुण अपने मात्र पौधे के समान होता है, और लिखेंगे मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है कायिक प्रवर्ध कहलाता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये भी खूब कंफ्यूज करता है कि आखिर ये क्या होता है कायिक प्रवर्ध। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आलू का कायिक प्रवर्ध बताइए, आलू का कायिक प्रवर्ध बताइए। तो आलू का कायिक प्रवर्धक मतलब कि आलू के पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बना सकता है कायिक जनन द्वारा। कौन बना सकता है? कंद बना सकता है। आलू का कंद ही तो नए पौधे को बना सकता है। तो ये सब कायिक प्रवर्ध कहलाते हैं। कंद क्या है? एक कायिक प्रवर्ध है। किसका कायिक प्रवर्ध है? आलू का। प्रकंद क्या है? प्रकंद भी एक कायिक प्रवर्ध यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। किसका? अदरक और हल्दी का। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए डहेलिया में कायिक प्रवर्ध क्या है? तो डहेलिया में कायिक प्रवर्ध जड़ है, यानी जिससे उसमें एक नए पौधे का निर्माण होता है, वह भाग कायिक प्रवर्ध या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। क्लियर है सारी चीज़ें? तो आपने लिखा कि मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है कायिक प्रवर्ध या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाता है, जो जड़, तना या पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। अब आप हेडिंग डालेंगे कायिक जनन के प्रकार। लिखेंगे निम्न श्रेणी के पौधों में कायिक जनन सामान्य रूप से देखा जा सकता है, किंतु उच्च श्रेणी के पौधों में या निम्न दो प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। अब आप पहला हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, और इसमें आप लिखेंगे पहले प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, स्वतः ही, स्वतः को अंडरलाइन कर लेंगे, यानी ये प्राकृतिक में स्वतः होता है, कृत्रिम में मानव द्वारा कराया जाता है। तो लिखा आपने कि प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। पौधे का कायिक भाग जड़, तना या पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर आप लिखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ निम्न हैं। अब पहले आप ये चार्ट बना लीजिए, ये पूरा, और उसके बाद सारी चीज़ें याद करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स पहले याद करेंगे। आइए अब देखते हैं हम प्राकृतिक कायिक जनन की विभिन्न विधियों को। प्राकृतिक कायिक जनन में आपने देखा था कि जड़ द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जड़ द्वारा बनाए हुए हूँ, स्वीट पोटैटो का, यानी शकरकंद का, जिसका जो जड़ होता है वो एक नए पौधे को जन्म देने में सक्षम होता है। और यहाँ पर आप अगर देखें शकरकंद का जो भाग है वहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स पाए जाते हैं, यानी अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं, और उन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा। अगर आप कुछ भी याद नहीं रख पाते हो, सिर्फ एग्जाम्पल याद रख पाते हो, तो आप बना के भी लिख सकते हो कि शकरकंद में ऐसे लिखेंगे कि जड़ों द्वारा कायिक जनन। फिर लिखेंगे कि कुछ पौधों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं और जो नए पौधे को जन्म देता है। आप बस इतना लिख सकते हैं, उदाहरण शकरकंद। अब इन सब में भी वही चीज़ें पाई जाएंगी। कक्षस्थ कलिका, वहाँ पर अपस्थानिक कलिका पाई जाएगी, यहाँ पर कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाएंगी। ठीक है, तो सब में ये लगभग यही है कि इनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है, इनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सब बातें कॉमन है सब में, बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे और मेथड्स कि कैसे होता है। तो ये था पहला एग्जाम्पल, जड़ द्वारा शकरकंद, सतावर, डहेलिया में इनमें अपस्थानिक जड़ कलिकाएँ पाई जाती हैं और उनसे नए पौधे का विकास होता है। फिर आपको दूसरा बताया गया तनु द्वारा।
तनों में भी आपको दो बताया गया, एक भूमिगत तना और एक अर्धवायवीय तना। तो भूमिगत तने में आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। भूमिगत तने में आपने पढ़ा कंद के द्वारा, तो ये आलू का कंद है, कंद पर पाए जाते हैं, आंख पाई जाती है। ऐसी संरचना आपने जरूर देखा होगा, आलू छीलते समय जरूर छीले तो जरूर होंगे, हर कोई छिला होगा, उसमें कोई दो राय, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबने छिला होगा। तो छिलते समय आपने देखा होगा ऐसी उभार होती है और इसे कहते हैं आइज। और ये आइज जो होती हैं वो सल्क पत्रों से ढकी होती हैं, ये सल्क पत्रों से ढकी होती हैं और इन्हीं के अंदर होता है कक्षस्थ कलिकाएं, जिनसे नया पौधा विकसित होता है। ए न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बड, ठीक है। और फिर यहाँ पर दूसरा प्लांट भी निकल सकता है, मतलब एक ही आलू के पौधे पर कई प्लांट्स निकल सकते हैं। वैसे जड़ों पर भी एक जड़ पर कई सारे पौधे निकल सकते हैं। फिर तीसरा आपको बताया गया प्रकंद का उदाहरण। प्रकंद का उदाहरण क्या बताएगा? अदरक और हल्दी। तो ये है अदरक का एग्जाम्पल, अदरक जिसका ये राइजोम यानी प्रकंद है। प्रकंद पर भी वही चीज़ें, नोड्स पाई जाती हैं। दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं और इंटरनोड में ही पाए जाते कक्षस्थ कलिकाएं यानी एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड सल्क पत्रों से घिरी होती हैं। ये सल्क पत्र होते हैं जिन्हें हम स्केल लीफ कहते हैं। इनसे नए पौधे का विकास होता है। सेम उसी तरीके से आपको तीसरा एग्जाम्पल बताया घनकंद। घनकंद का एग्जाम्पल कौन कौन सा था? अरवी, जिमीकंद, बंडा और केसर। तो ये जमीकंद का उदाहरण है, ये भी आपने खाया होगा जरूर। जमीन पर भूमिगत रूप से ऊर्ध्व की तरफ गति करते हुए वृद्धि करता है और इनमें भी वही चीज़ नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। इनके इंटरनोड्स भी स्केल लीव्स द्वारा ढके होते हैं और इनमें भी अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, जिनके द्वारा नए पौधे का विकास होता है। फिर चौथा आपको बताया गया था सल्ककंद यानी बल्ब के बारे में। सल्ककंद का उदाहरण प्याज, लहसुन और रजनीगंधा, जिसमें आपको प्याज का उदाहरण बताया गया है। अगर आप प्याज को देखें तो संपूर्ण स्ट्रक्चर को जो हम काटते हैं, छिलते हैं, उसे हम बल्ब कहते हैं। और इन्हीं को अगर हम काट के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर पाया जाता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड यानी कक्षस्थ कलिका, और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से नया पौधा विकसित होता है। बस, तो आप पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे। आपने यहाँ तक लिखा प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, फिर आपने लिखा कि प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ निम्न है। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे जड़ों द्वारा यानी बाई रूट्स। लिखेंगे कुछ पौधों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है। उदाहरण शकरकंद, सतावर व डहेलिया। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे तनों द्वारा। लिखेंगे कायिक जनन हेतु कुछ पौधों की तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होती हैं और उनसे नए पौधे का निर्माण होता है। लिखेंगे रूपांतरित तने निम्न प्रकार के हैं। पहला भूमिगत तना, पहला आप हेडिंग डालेंगे भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम। और इसमें आप लिखेंगे कुछ पौधों की तने भूमिगत वृद्धि करते हैं और भोजन संग्रह करने वाले अंग में रूपांतरित हो जाते हैं। इन पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इनके उदाहरण निम्न हैं। अब पहला हेडिंग डालेंगे कंद यानी ट्यूबर। लिखेंगे आलू के कंद में आँख पाई जाती हैं और उनके मध्य में कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बड पाया जाता है जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, जड़ वाले में आप ये फिगर बना लेंगे, कंद में ये फिगर बनाएंगे। अब दूसरा आप हेडिंग डालेंगे प्रकंद यानी राइजोम। इसमें आप लिखेंगे ये भूमिगत तना मृदा में क्षैतिज या समानांतर वृद्धि करता है। इन पर पर्व संधियाँ, पर्व मतलब नोड और पर्व संधियाँ मतलब इंटरनोड, पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों से ढकी होती हैं। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी होती हैं यानी स्केल लीफ से ढकी होती हैं। इनमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। उदाहरण अदरक व हल्दी। अब आप तीसरा हेडिंग डालेंगे घनकंद या कॉर्म और इसमें आप लिखेंगे, आप ये फिगर बना लेंगे प्रकंद में, आप ये फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद आप हेडिंग डालेंगे घनकंद यानी कॉर्म। इनमें लिखेंगे कि ये मृदा में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं, ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं। इनमें पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों द्वारा ढकी होती हैं। यही कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। उदाहरण जिमीकंद, अरवी, केसर, बंडा आदि। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये फिगर बनाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सल्ककंद यानी बल्ब और इसमें लिखेंगे कि सल्ककंद पौधे का वह भाग है जो भोजन संग्रह करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। इनमें रसीले व गूदेदार सल्क पत्र पाए जाते हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और यह कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल समय आने पर अंकुरित होती हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण प्याज, लहसुन, रजनीगंधा आदि।
आइए आप समझते हैं दूसरा अर्धवायवीय तनों के उदाहरण। आपको बताएगी कि अर्धवायवीय तने 4 प्रकार के बताए गए। ऊपरी भूस्तारी यानी रनर, अंतःभूस्तारी यानी सकर, भूस्तारी यानी स्टोलन और भूस्तारिका यानी ऑफसेट। यहाँ पर चारों के एग्जाम्पल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला जो आता है वो है रनर यानी ऊपरी भूस्तारी। तो ऊपरी भूस्तारी, इन चारों में अंतर है लेकिन समानता क्या है? सब में पौधे के तने से नया पौधा विकसित होता है। यहाँ पर देखें रनर यानी ऊपरी भूस्तारी, और इसके एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, दूब घास और साइनाडॉन जिसे कहते हैं दूब घास, खट्टी बूटी यानी ऑक्जेलिस और पिस्टिया आदि। तो आप अगर देखें ये एक मुख्य पौधा होता है, मान लेते हैं घास है, दूब घास, तो दूब घास का ये मुख्य पौधा है। इससे एक शाखा निकलती है जो भूमि से भूमि की सतह पर जाती है। ये मान लेते हैं ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। तो भूमि की सतह से होते हुए समानांतर या क्षैतिज वृद्धि करती है और इस तने को कहा जाता है रनर यानी ऊपरी भूस्तारी। इस तने को कहा जाता है और ये तना आगे बढ़ते हुए नए पौधे को विकसित करती है, आगे बढ़ते हुए नए पौधे को विकसित करती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? रनर कहलाते हैं। मतलब ये सब रनर क्या है? तना ही है, पौधे का तना ही है, लेकिन ऐसा तना है जो भूमि की सतह पर होकर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया गया था सकर यानी अंतःभूस्तारी। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें भी देखिए पौधे के तना आगे बढ़ते हुए नया पौधा विकसित कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है? ये भूमि की सतह पर है लेकिन ये भूमि के अंदर है, ठीक है, ये भूमि के अंदर होता है या भूमिगत होता है। ये जो तने हैं, ये जो पौधा है मुख्य पौधे से जो तना आगे बढ़ता है नया पौधा विकसित करता रहता है, आगे बढ़ता है नया पौधा विकसित करता रहता है, ये सकर कहलाता है और ये भूमि के भीतर समानांतर या क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल स्टोलोन यानी भूस्तारी का आपको बताए थे। यहाँ पर आप देखें तो ये भूमि है और ये भूमि से बहुत ऊपर है, यानी ये वायवीय वृद्धि करता है। यानी इसमें भूस्तारी, जो भूस्तारी होता है वो पौधों में मुख्य पौधे से निकलता है और वायवीय वृद्धि करके आगे नया पौधा विकसित करता है। क्लियर है? यानी एक मुख्य पौधा होता है, इससे एक तना ऐसा निकलता है जो वायवीय भाग में वृद्धि करता है और आगे चल के एक नया पौधा विकसित करता है। अब जो आखिरी आता है ऑफसेट यानी भूस्तारिका। तो अगर आप इसको देखें तो ये जल के भीतर है, यानी जलीय पौधों में पाया जाता है। एक मुख्य पौधा है, एक मुख्य पौधे से नया एक तना निकलता है और जल के सतह पर या जल के भीतर ये तना आगे बढ़ते हुए नए पौधे को विकसित करता है। इसी तने को क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। यानी यहाँ पर जो भी आपको एग्जाम्पल बताया गया, ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, भूस्तारी व भूस्तारिका, रनर, सकर, स्टोलोन, ऑफसेट, ये सभी क्या हैं? तने ही हैं, लेकिन वो तना जो सतह पर आगे बढ़ रहा है उसे हम रनर कहते हैं। वो तना जो भूमि के अंदर आगे बढ़ता है उसे हम सकर कहते हैं। वो तना जो वायु में वृद्धि करता है उसे भूस्तारी कहते हैं। वो तना जो जल के अंदर वृद्धि करता है उसे हम ऑफसेट कहते हैं। और ये आगे चल के नए पौधे को बनाते हैं। बस, तो आप इसमें आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पहला, दूसरा भूमिगत तना हो गया था। अब दूसरा आता है अर्धवायवीय तना यानी सब एरियल स्टेम, और इसमें लिखेंगे इस प्रकार का तना भूमि के समानांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। इन पर पर्व संधियां पाई जाती हैं जिनसे नए शाखाएं बनते हैं। ठीक है, ये पर्व हैं और ये पर्व संधियां हैं। तो पर्व संधियों पर शाखाएं निकलती हैं जिनसे नया पौधा विकसित होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला आप हेडिंग डालेंगे ऊपरी भूस्तारी या रनर, और इसमें आप लिखेंगे ये पतली तथा विसर्पी होती हैं तथा मृदा के सतह पर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। इन पर पाए जाने वाले पर्व संधियों से जड़ों का विकास होता है जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। उदाहरण दूब घास यानी साइनोडॉन, खट्टी बूटी यानी ऑक्जेलिस और तीसरा सेंटेला। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे अंतःभूस्तारी यानी सकर, और इस आप फिगर बनाते चलेंगे। हम बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं फिगर नहीं बनाना है, सब फिगर बनाने तो चलना है। ऊपरी भूस्तारी के बाद आपको ये फिगर बनाना है। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अंतःभूस्तारी यानी सकर, और इसमें आप लिखेंगे यह तना ऊपरी भूस्तारी के समान ही होता है किंतु भूमिगत होता है, यानी ये भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। आगे लिखेंगे या कुछ दूर तक समानांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है और आगे चलकर ये इनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स विकसित होती हैं जिनसे एक नए पौधे का निर्माण होता है।
कुछ समय बाद नया पौधा मातृ पौधे से अलग हो जाता है, वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण में लिखेंगे शक्कर के उदाहरण में पोदीना जिसे कहते हैं मेंथा अर्वेंसिस, और दूसरा आप लिखेंगे गुलदाउदी यानी क्राइजेंथेमम, और तीसरा मिंट यानी मेंथा पिपरेटा। ये 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे भूस्तारी अथवा स्टोलोन। ये मातृ पौधे से वायवीय वृद्धि करते हैं तथा कई दिशा में निकलते हैं। इन पर पर्वसंधियां पाई जाती हैं जो मातृ पौधे से कुछ दूर पर एक नए पौधे को विकसित करती हैं, और नया पौधा मातृ पौधे से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण लिखेंगे स्टोलोन में स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी को फ्रेगेरिया भी कहते हैं, फ्रेगेरिया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी उदाहरण। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे भूस्तारिका यानी ऑफसेट, और इसमें आप लिखेंगे ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। जितना आपको लिखवाया गया उसके बाद आप फिगर जरूर बनाते चलेंगे। आप आगे लिखेंगे कि ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। इनमें मातृ पौधे से भूस्तारिका यानी तना जल के भीतर या जल की सतह पर आगे वृद्धि करता है, और इनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और पत्तियों का समूह विकसित होता है जिससे एक नया पौधा बनता है। इसमें उदाहरण लिखेंगे जलकुंभी या समुद्र शोक, वाटर हायसिंथ, तथा एक और एग्जाम्पल था पिस्टिया। बस ये हो गया तनों का उदाहरण। तनों में आपने भूमिगत तना भी पढ़ लिया और अर्धवायवीय तना। अब इसके बाद आता है पत्ती द्वारा और प्रकलिकाओं के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है आपका पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा कायिक जनन किस में होता है, इसके एग्जाम्पल आपको बताए गए थे ब्रायोफिलम और बिगोनिया में। तो यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है ब्रायोफिलम का। आप अगर अजूबे के पत्ती देखें, आपके घरों में होगा, आस पड़ोस में भी आप देख सकते हैं, तो अजूबे की जो पत्ती होती है उसे अजूबा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पत्ती के ऊपर कई सारे पत्ती निकलने लगती हैं, तो इसीलिए ये बड़ा अजूबा है, तो इसी नाते इसका नाम अजूबा रखा गया। पत्थर चट्टा कहते हैं क्योंकि इसको किडनी स्टोन को गलाने में प्रयोग किया जाता है, यानी खाते हैं लोग जब किडनी में स्टोन हो जाता है तब, इसीलिए इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। लेकिन मैं इसका कोई साइंटिफिक रीज़न आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन ब्रायोफिलम में होता है, बिगोनिया में होता है। इनकी अगर आप पत्तियों को देखेंगे तो पत्तियों पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण होता है, और ये पौधे मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा विकसित करते हैं। और उसके बाद आखिरी जो आपका था वो था प्रकलिका द्वारा यानी बल्बिल के द्वारा। तो बल्बिल के द्वारा होता है अगेव प्लांट में। इसमें होता है क्या है, पत्ती के पास एक प्रकलिका विकसित होती है, ठीक, और इसी प्रकलिका से नए पौधे का विकास होता है। बस आप हेडिंग डालेंगे पत्ती द्वारा, लिखेंगे कुछ पौधों की पत्तियों की किनारी सतह पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है, जैसे ब्रायोफिलम व बिगोनिया में। आप ऐसे फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट लास्ट आप लिखेंगे प्रकलिका द्वारा, लिखेंगे कुछ पौधों की पुष्प कलिकाएं रूपांतरित होकर कायिक जनन में सहायता करती हैं। ये मात्र पौधे पर पुष्पीय अक्ष पर लगे रहते हुए अंकुरित होती हैं और एक नए पौधे को जन्म देती हैं। उदाहरण अगेव। बस आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया, हम थक भी गए। अब नेक्स्ट जो भी आपको बचा हुआ है, मैं चाहता तो इसी में करा सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में ही आपका कृत्रिम कायिक जनन के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इंजीनियरिंग चैनल के साथ। धन्यवाद।